कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें 90 डेज क्रैश कोर्स के तहत आज जो आपकी क्लास है क्लास नंबर 18 है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा कि सर आखिर उत्तराखंड कंप्यूटर और ये सब चीज़ें कब इंक्लूड करेंगे अपनी क्लासेस में, यानी बृहत अमाउंट मतलब ज़्यादा मात्रा में इनके क्वेश्चनों को कब इंक्लूड करेंगे। देखिए, रणनीति मेरी है, कैसे इसको आपके साथ डील करना है, कैसे आपको इसको समझाना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिए, तनावग्रस्त मत रहिए, अपनी मासूमियत को इस तैयारी के दौरान मत खोइए। हर चीज़ कीजिए, इंजॉय भी कीजिए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक बार अगर करियर बन गया तो समझ लीजिए फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो पूरी लाइफ सेटल है ना। तो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होके, बहुत ज़्यादा टेंशन में आके पढ़ाई को नहीं करना है, ठीक है, इंजॉय करना है। अब देखिए मैंने कहा था 30 क्लास तक, 30 जब क्लास होंगी तब आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। 30 क्लासेस कंप्लीट होते होते हिंदी को हम बंद कर देंगे, फिर हिंदी नहीं पढ़ेंगे, फिर आपका रिवीजन होगा। मैं बता दूंगा कि क्या क्या करना है। जैसे ही हिंदी का पोर्शन बंद होगा तो जो हमारा समय है, आधा घंटा मतलब लगभग 10-15 मिनट की क्लास हिंदी की जो रहती है, वहाँ पे हम कोई दूसरी चीज़ इंक्लूड करेंगे। चाहे हम उत्तराखंड के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएं, चाहे हम कंप्यूटर को इंक्लूड करें, चाहे हम रीजनिंग को इंक्लूड करें, यानी वो कहीं ना कहीं 30 क्लास के बाद उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। पॉलिटी और जियोग्राफी का भी जो पोर्शन है लगभग 40 क्लास तक वह एंड हो जाएगा, उसके साथ हिस्ट्री उसके बाद चलेगा। तो फिर क्या है, आपकी बल्ले बल्ले है। एनसीईआरटी इकोनॉमी आपने कर ही ली है, तो बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर उम्मीदों के लिए, बेहतर सपनों के लिए आज के दिन भी हमें क्या करना होगा, बेहतर करना होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक डेफिनेशन के रूप में अगर आयोग ने क्वेश्चन पूछ दिया कि नए शब्द बनाने हेतु तो मूल शब्द के आगे को शब्दांश जोड़े जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो लिखो नए शब्द बनाने हेतु मूल शब्द के आगे जब कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं, शब्दांश मतलब शब्द के अंश जोड़े जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा के रूप में अगर क्वेश्चन पूछता है कि उपसर्ग क्या है, तो आप सीधे सीधे बता देना, ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगते हैं, यानी फ्रंट में लगेंगे, वो उपसर्ग कहलाएंगे। और उपसर्ग का मतलब आप ये मान के चलो, यहां से लगो शब्द के आगे, ठीक है शब्द के आगे लगेंगे, ये पीछे नहीं लगते हैं। तो हमेशा याद रखना, शब्द के आगे जो शब्दांश लगाते हैं जिससे कि उसका नया अर्थ निकल जाता है, किसका, शब्द का नया अर्थ निकल जाता है, वही उसका उपसर्ग कहलाता है। अब देखिए, उपसर्ग के तहत हम आज सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय के मेन डेफिनेशन से संबंधित चीज़ें, उसकी परिभाषा से संबंधित चीज़ें, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है, ध्यान से समझना, उसकी बारी अगली क्लास में आएगी। अब देखिए, शब्दों के आगे लगे कुछ एग्जाम्पल तो देना ही है। जैसे मैंने ये शब्द लिखा योग, ठीक है, एक नॉर्मल शब्द समझ जाना योग। अगर मैं इसके आगे लिख दूं प्रयोग, क्या लिख दिया मैंने, प्रयोग। देखो, मूल शब्द यानी योग के आगे कोई एक ऐसा शब्दांश जोड़ दिया प्र, और जिससे कि एक नया शब्द बन गया प्रयोग। योग अलग चीज है, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऐसा शब्द जो शब्दांश के आगे, ऐसा शब्दांश जो शब्द के आगे लग के नया अर्थ प्रदान करता है, वो उपसर्ग कहलाता है। तो उसमें उपसर्ग क्या हो गया, प्र हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको उपसर्गों को समझना है। और ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि सीधे सीधे ऐसा लिखा आएगा, वो धीरे धीरे गाड़ी आपकी बढ़ेगी, उसके बाद आप लोगों ने देखना। जैसे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया हार, और इसको मैंने कर दिया आहार। देखो, मूल शब्द क्या था, हार, हार के आगे एक शब्दांश जोड़ा क्या, आ, और आ को जोड़ते ही ये क्या बन गया, आ के जोड़ते ही आहार, आहार मतलब भोजन, ठीक है। तो ये आ इसके लिए क्या हो गया, अपने आप में उपसर्ग हो गया। तो उपसर्ग कौन सा होगा, इसमें आ होगा। अब मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आज की क्लास में मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूं कि इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगा है, इसके आगे कौन सा उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। तो अब मेन जो क्वेश्चन है, अगर उसको ये लगा कि एग्जाम को कि यार चलो उपसर्ग वगैरह तो हमने इससे पूछ ही रखा है, एक काम करते हैं, तुरंत से इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उपसर्ग हिंदी में जो मुख्यतः उपसर्ग होते हैं, कितने प्रकार से वो शब्दांश बनते हैं। तो लिखो, हिंदी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से उपसर्ग लिखो, हिंदी में मुख्य रूप से उपसर्ग, यानी कितने प्रकार के उपसर्ग मुख्य रूप से हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, 4 प्रकार के हम मुख्य रूप से क्या करेंगे बच्चों, हिंदी में उपसर्ग प्रयोग करेंगे। और ये जो 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ये 4 के 4 आपको नाम याद होने चाहिए। एक तो होता है बच्चों जिसको आप लोग सिंपली बोलते हो क्या, संस्कृत से, यानी पहला जो उपसर्ग बनता है वो संस्कृत शब्दों से बनता है, ठीक है। ऐसा लिखो, संस्कृत से बनने वाले उपसर्ग
पहला लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है हिंदी से बनने वाले उपसर्ग, हिंदी से बनने वाले उपसर्ग। तीसरा लिखना है आपको आगत शब्दों से यानी विदेशी शब्दों से, आगत ऑब्लिक विदेशी शब्दों से बनने वाले विदेशी से, हाँ ठीक है। और अंतिम आपको लिखना है फोर्थ टाइप का, वो कौन सा टाइप का हो गया, फोर, उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है। ऐसा लिखो, उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है, संस्कृत के अव्यय, जिसका कुछ भी व्यय न हो। ये चार प्रकार के हम लोग हिंदी में उपसर्ग बना देते हैं। एक तो संस्कृत के शब्दों से बनते हैं, एक हिंदी से बनते हैं, आगत या विदेशी से बनते हैं, चाहे अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी कुछ भी हो, और कुछ ऐसे होते हैं जो उपसर्ग के समान संस्कृत के प्रयोग होने वाले अव्यय हैं, उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अभी देखना, मैंने आज की क्लास में आपसे क्या कहा, मैं ये नहीं पढ़ा रहा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, मैं आपको दूसरे तरीके के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखना, आपको नए शब्द से मूल शब्द, नए शब्द के आगे या मूल शब्द के आगे, जब नए शब्द को बनाने के हेतु मूल शब्द के आगे जब शब्दांश जोड़ा जाता है उपसर्ग कहलाता जाता है, शब्द के आगे लगेगा। तो चार प्रकार की हिंदी में उपसर्ग प्रयोग होते हैं। यही से क्वेश्चन उसने उठा दिया, कौन सा उपसर्ग यानी किस प्रकार के उपसर्ग जो है तदित उपसर्ग, सॉरी तदित नहीं, तत्सम उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग भी कहलाते हैं। तो याद रखना बच्चों, जो संस्कृत से उपसर्ग बनते हैं प्रायः तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे लिख दो, तत्सम, संस्कृत के नीचे लिखो प्रायः संस्कृत, प्रायः तत्सम शब्दों का प्रयोग, प्रायः। अब तत्सम तद्भव आपको आता होगा नहीं कई बच्चों को, वो भी मुझे पता है। तत्सम, प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग, प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग, यानी कोई भी ऐसा अपने आप में उपसर्ग जो तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग कहलाता है वो संस्कृत वाले होते हैं, इन्हीं को तत्सम शब्द वाले कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले जो होते हैं इसके आगे लिखो प्रायः तद्भव, प्रायः तद्भव, इसको सेकंड वाले को लिखना है प्रायः तद्भव शब्दों के समान प्रयोग, ठीक है। प्रायः तद्भव शब्दों के समान प्रयोग होते हैं, प्रायः तद्भव शब्दों के समान प्रयोग होते हैं जो हिंदी वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो आगत और विदेशी में भी वही आएगा, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, ये वो, और उपसर्ग के समान होने वाले। अब इसके जो संबंधित क्वेश्चन हैं ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके लिए हम जो ये उपसर्ग प्रत्यय वाला चैप्टर है, लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो जो एक क्रैश कोर्स है 18 वाला, 18 के अलावा 19, 20 और 21 3 दिनों की हिंदी की क्लास में इसके कहीं ना कहीं अंश दिखेंगे आपको उपसर्ग प्रत्यय के, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मैंने इन चीज़ों को इंक्लूड किया होगा, हो सकता है 2 ही क्लास में वो एंड हो जाए, तो वहाँ पे आपको ये नहीं कि थोड़ा सा हम टेंशन में आगे, तनाव में आगे। मैं आपसे पहले भी कह रहा कि उपसर्ग प्रत्यय वाला जो चैप्टर है इसको सोच समझ के आगे को तैयार करना है, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी। आज मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगाया है, आज मैं सिर्फ इसके परिभाषा संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों एक उपसर्ग के अलावा दूसरा चीज होती है प्रत्यय। अगर उसको ये लगा कि मैं इनसे प्रत्यय से परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछता हूँ तो परिभाषा लिखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आकर, ठीक है, ये एंड में आएंगे, शब्द के अंत में आकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, शब्द के अंत में आकर अर्थ में बदलाव लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शब्द के अंत को हाईलाइट कर दो, आकर अर्थ में बदलाव लाएंगे, ठीक है, अर्थ में बदलाव लाते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी शब्द के अंत में लगेगा तो प्रत्यय, शब्द के प्रारंभ में लगेगा तो उपसर्ग, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसका जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक शब्द लिख दिया पूजा, ठीक है, इसके आगे मैंने इसका प्रत्यय लगा दिया और दूसरा शब्द बता दिया पुजारी। तो इसमें बताओ कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता चल जाएगा आरी, क्या है, आरी प्रत्यय का इसमें क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जैसे मैंने सोना लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, सोना, ठीक है, और इसके आगे मैंने लिख दिया सुनार, क्या लिख दिया, सुनार। तो इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, सोना प्लस आर, यानी सोना प्लस आर क्या होता है, सुनार होता है, ठीक है, सोना प्लस आर, सोना प्लस आर, ये क्या होता है, सुनार, यानी सुनार जो होता है आर प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार का एक पुष्प लिख दिया मैंने, उसको मैंने पुष्पित कर देता हूं, ठीक है, ये पुष्प कर दिया, इसको मैंने कर दिया क्या, पुष्पित। और इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पुष्प प्लस इत, क्या बनाई, पुष्प प्लस
इत, यानी पुष्प प्लस इत यानी पुष्पित का इसमें क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो ध्यान ये देना है प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। और मैंने फिर से कह रहा हूं कि मैं यहां पर ये नहीं बता रहा हूं कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया, और क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय, यानी वो जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, वो इस क्लास में या अभी तक के पोर्शन से बहुत कम चांसेज हैं। हाँ, इससे आगे को जो मैं करा रहा हूँ उससे आने के चांसेज यहाँ पे बढ़ेंगे। और मैंने आपसे पहले कह दिया कि 2 या 3 क्लासेज आपके ये प्रत्यय वाले और उपसर्ग वाले क्लासों के जो मतलब इससे संबंधित जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कल मुहावरे का तरीका बताया वही करना है, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो लिखो प्रत्यय के भेद, यानी कितने टाइप के होते हैं प्रत्यय। मुख्यतः बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक को बोला जाता है कृत प्रत्यय, दूसरे को बोला जाता है तद्धित प्रत्यय। एक को बोला जाता है कृत प्रत्यय, दूसरे को बोला जाता है तद्धित प्रत्यय। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक को बोला जाता है कृत प्रत्यय, दूसरे को बोला जाता है तद्धित प्रत्यय, और इसकी परिभाषा से संबंधित आता है। तो जो कृत प्रत्यय होता है क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगकर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं। इसको परिभाषा सहित, ठीक है, इसको परिभाषा सहित याद रखोगे तो देखो इसमें क्या लिखोगे, क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता, पता होगा ना, अभी बताऊंगा। धातु के अंत में लगकर, धातु के अंत में लगकर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का निर्माण करता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द बनाता है। ठीक है, तब ऐसा प्रत्यय क्या कहलाएगा, अपने आप में कृत प्रत्यय कहलाता है। तो परिभाषा संबंधित क्वेश्चन आएगा तो याद रखना किन प्रत्ययों के अंत में, या किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, धातु के अंत में जब प्रत्यय लगाए जाते हैं तो क्या बनते हैं। एक क्वेश्चन संज्ञा व सर्वनाम शब्द बनते हैं, दूसरा धातु के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगाता है तो कौन सा प्रत्यय कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। या किन प्रत्ययों के अंत में जो है मतलब धातु के अंत में किन प्रत्यय, कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिसमें धातु के अंत में प्रत्यय लगता है तो कृत प्रत्यय है। तो परिभाषा सहित इसको याद रखना कि इससे संज्ञा व सर्वनाम शब्द बनते हैं, ये याद रखना। अब ये मत करना धातु क्या होती है, क्रिया क्या होती है, ये सब के सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्रिया धातु वगैरह वाला चैप्टर जो है मैंने कराया है हिंदी गहन अध्ययन में। हो सकेगा तो यहां भी मैं उसके कुछ ना कुछ बीज, कुछ ना कुछ अंश इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से जो दूसरा आता है बच्चों, कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो, कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी अपने आप में कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों सेकंड परिभाषा, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, ये लिखो, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगते हैं। ध्यान रखना, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, लिखो, लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखना 2 तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। एक, संज्ञा व सर्वनाम शब्द किन प्रत्ययों को से बनते हैं, कृत प्रत्यय। दूसरा, किन प्रत्ययों के अंत में, मतलब धातु के अंत में प्रत्यय लगा के कौन से प्रत्यय बनते हैं, कृत प्रत्यय। या इस तरीके, तीसरा क्वेश्चन, तद्धित प्रत्यय में इनमें से किन किन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा ना हो कि आत्मा परमात्मा के पास चली जाए, तो ध्यान रखना तद्धित प्रत्यय का निर्माण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में मतलब तद्धित प्रत्यय के निर्माण से इनका होगा। यानी जब तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का निर्माण होता है कि अंत में लगाकर, यानी इन संज्ञा सर्वनाम वो के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना। तो ध्यान रखना, आपको ये याद रखना है कि इन शब्दों के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगा, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, तब कौन से प्रत्यय बनेंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। या जब धातु के अंत में लगता है तो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, या संज्ञा व सर्वनाम शब्द किन प्रत्ययों से बनते हैं, कृत प्रत्यय से। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए तो परिभाषा से अब आपके एग्जामिनर का दिमाग सनक गया, उसको ये लगा, उसको लगा, मुझे नहीं लगा, ठीक है, उसको ये लगा कि एक काम कर लेते हैं, हम ये एक शब्द दे देते हैं, एक संज्ञा शब्द देते हैं, एक सर्वनाम, एक विशेषण, और इसके अंत में कोई प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और धातु के अंत में भी क्या लगा दिया हमने, एक प्रत्यय लगा दिया। अब उसने ये पूछ दिया कि इनमें से कौन सा एक शब्द तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। फिर क्या करोगे, किसके मुंह देखोगे, मेरे देखोगे या आपने देखोगे, या क्लास को अच्छे से पढ़ोगे, या घर में अच्छे से तैयारी करोगे। घर में तैयारी करोगे ना,
करना पड़ेगा बाबू, वरना नहीं हो पाता सिलेक्शन, बड़ी मुश्किल हो जाती है, राह बड़ी टफ है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे, अभी नहीं सीखोगे तो आगे आने वाला समय बहुत अंधकारमय भी साबित हो सकता है। नौकरी की बहुत ज़रूरत है सभी बच्चों को, ये मैं समझता हूँ। और आज के समय में जो बेरोजगारी है वो तो फिर आप लोग जानते ही हैं कि कितनी भयंकर रूप है, कितने विकराल रूप में बेरोजगारी हो रही है। जो पढ़ेगा वो तुरंत निकल जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा, हवा में रहेगा, वो फंस जाएगा। और मैंने ये नहीं पढ़ा रखा है आज कि इसमें कौन सा प्रत्यय। आपको क्या ध्यान रखना है, संज्ञा शब्द दिया होगा, एक सर्वनाम दिया होगा, एक विशेषण दिया होगा, एक धातु से संबंधित कुछ दिया होगा, और इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक तद्धित प्रत्यय से बना है या कृत प्रत्यय। इस प्रकार से वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द के, कृत प्रत्यय से 5 प्रकार के शब्द बनते हैं। क्या लिखोगे, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखो। अगला पॉइंट लिखो, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, यानी कृत प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द 5 प्रकार के, मुख्यतः 5 प्रकार के शब्द जो है कृत प्रत्यय से बनते हैं। इन 5 के 5 प्रकार के शब्दों के नाम आपको पता होने चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पहला लिखो कर्तवाच्य, दूसरा लिखो कर्मवाच्य, कर्मवाचक, तीसरा लिखो करणवाचक, फिर लिखो भाववाचक, और लास्ट लिखो विशेषणवाचक, ठीक है। भाववाचक और अंतिम लिखना आपको विशेषणवाचक। ये 5 प्रकार के जो शब्द बनते हैं वो किससे बनते हैं अपने आप में, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा एक कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द के एग्जाम्पल नहीं है, विशेषणवाचक, भाववाचक, करणवाचक, या एक कोई और दे देगा, इधर का दे देगा, या उपयुक्त सभी हैं, कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। मैंने अभी भी कह रहा हूँ कि मैं कृत प्रत्यय जो प्रत्यय और उपसर्ग हैं, किसमें कौन सा प्रत्यय किसमें कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है वो नहीं पढ़ा रखा। आज मैं सिर्फ इसकी परिभाषा से संबंधित जो मेन पॉइंट हो सकते हैं वो आपको करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपको तुरंत आना है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंग्रेज गोरखा युद्ध की औपचारिक घोषणा कब हुई थी, लिखो। अंग्रेज गोरखा युद्ध की औपचारिक घोषणा लिखो 1 नवंबर 1814 को, ठीक है। 1814 को, 1 नवंबर 1814 को अंग्रेज गोरखा युद्ध की औपचारिक घोषणा अपने आप में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन लिखो, अंग्रेज गोरखा संघर्ष में अंग्रेजों की ओर से देहरादून में नेतृत्व किसने किया था, मेजर जनरल गैलेस्पी ने, ठीक है। ये लिखो, अंग्रेज गोरखा संघर्ष में, अंग्रेज गोरखा संघर्ष में देहरादून में अंग्रेज नेतृत्व मारा गया था, ठीक है। देहरादून में अंग्रेज नेतृत्व, मेजर जनरल गैलेस्पी लिख दो, मेजर जनरल गैलेस्पी ने इसका क्या किया था बच्चों, नेतृत्व किया था, ठीक है। बहुत कम चांसेस आ रहे कि आएगा नहीं। अगला लिखो, अंग्रेजों द्वारा दून पर विजय कब प्राप्त की गई थी। लिखो, अंग्रेज गोरखा संघर्ष में, अंग्रेज गोरखा संघर्ष में अंग्रेजों द्वारा दून विजय, अंग्रेज गोरखा संघर्ष में अंग्रेजों द्वारा दून पर विजय प्राप्त की गई थी 30 नवंबर 1814 को, 30 नवंबर 1814 को क्या की गई थी, विजय प्राप्त की गई थी, ठीक है। अगला लिखो, कुमाऊं का अर्ल वार्विक किसको कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को। कुमाऊं का अर्ल वार्विक, कुमाऊं का अर्ल वार्विक किसे कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को, ठीक है। हर्षदेव जोशी क्या कहलाता है, कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहलाता है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अगला लिखना है आपको, मलावगढ़ की संधि कब हुई थी, 15 मई 1815 को, अंग्रेज और गोरखा। मलावगढ़ संधि कब हुई थी, 15 मई 1815 को, किसके बीच, अंग्रेज प्लस गोरखा, अंग्रेज प्लस गोरखा के मध्य क्या बता, मलावगढ़ की अपने आप में संधि हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है, वो लिखिए, देखना है, ठीक है। मलावगढ़ की संधि के बाद पंचक्की का स्थानीय नाम क्या है, यानी जो उत्तराखंड में पंचक्की होती है, आपने देखा होगा वाटर मिल वगैरह, उसका स्थानीय नाम लिखो, घराट। पंचक्की का स्थानीय नाम क्या है, घट ऑब्लिक घराट,
घटोपलिक घराट, ठीक है। पंचक्की मतलब घटोपलिक घटाट यानी वाटर मिल। अगला लिखो छीणा क्या होता था। उत्तराखंड में छीणा किसको कहा जाता है? जो वाटर टनल होते हैं, यानी अगर आपको कहीं पे पानी पहुंचाना है सिंचाई वगैरह के लिए, जो पहाड़ों को काट के जो टनल बनाई जाती है, ठीक है, पानी के लिए, उसको छीणा बोला जाता है। इसी में एक आपने सुना होगा मलेथा की छीणा, ठीक है। लिखो छीणा किसका स्थानीय नाम है? छीणा बोला जाता है बच्चों वाटर टनल को, वाटर टनल, यानी वाटर टनल मतलब ब्रैकेट में लिख लो पानी हेतु सुरंग, ठीक है। इसी प्रकार मलेथा की छीणा का नाम सुना होगा आपने, मलेथा की कूल भी कहते हैं, ठीक है, मलेथा की गूल, मलेथा की छीणा या मलेथा की गूल या कूल जो भी कहते हो। इसका जो संबंध था माधो सिंह भंडारी से था, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था मलेथा में? वीर माधो सिंह भंडारी, वीर माधो सिंह भंडारी से इसका क्या था बच्चों? संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है स्थानीय भाषा में जलधारा को इस तो थोड़ा, सोमा की मांडा कहां पर स्थित है? लिखो सोमा की मांडा, ये है देवलगढ़ में। देवलगढ़ अब तो नहीं रही मतलब ये, लेकिन बहुत फेमस हुआ करती थी। मांडा मतलब एक प्रकार का मंडप टाइप का समझ लीजिए, ठीक है। तो सोमा की मांडा कहां पर था? देवलगढ़ में। और यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन है, थर्प किसको कहा जाता था प्राचीन काल में? यहाँ थर्प होते थे बच्चे चबूतरा टाइप का, यानी एक प्रकार का आप लोगों ने देखा होगा चबूतरा, बैठने के लिए, पहले से विश्राम करने के लिए घरों के आगे भी बनाते थे हमारे वहाँ इस टाइप के गांव में ना, चबूतरे टाइप के होते थे। तो इधर उधर यात्री विश्राम करें तो उसके लिए चबूतरा बनाया जाता था, जिसको थर्प बोला गया, ठीक है। थर्प का संबंध किस चीज़ से है? चबूतरे से थे। और जैसे ही हमने ये पढ़ा, मैंने पहले कहा कि उत्तराखंड बहुत कम होगी फिलहाल 30 या 32 क्लासेस तक। जैसे ही एक क्लास कंप्लीट होगी उत्तराखंड के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे बहुत बढ़ जाएंगे। और मेरा ये टारगेट है, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सोचता हूँ कि लगभग जब 40 क्लास होंगी, 40 क्लास कंप्लीट, उत्तराखंड के हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन गलत ना हो, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, ठीक है। अभी तो 18 क्लास हुई यार, इतने में ही आपको इतनी चीज़ें पता चल गई। कल जो मैंने कराया था वहाँ पे करेक्शन करना है, जहाँ पर मैंने आर्टिकल, आपको करेक्शन तो क्या करना है, 371 में कुछ राज्यों के लिए प्रावधान बताए थे। देखिए, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था, जब कभी भी किसी आर्टिकल के पीछे अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये समझ लो मूल संविधान का हिस्सा है। तो ये विशेष प्रावधान करता है किसके लिए? गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। विशेष प्रावधान करता है किसके लिए? गुजरात प्लस महाराष्ट्र, ठीक है, इसके लिए। अब देखिए, जब किसी आर्टिकल के पीछे, आर्टिकल, ठीक है, 371 के ए से जे तक ऐसा लिख दिया, यानी 371 का ए बी सी डी ऐसे, या 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये चीज़ें बाद में इंक्लूड की गई हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ पर 371 लिखा था उसी के ब्रैकेट में 371 जो लिखा है उसके ब्रैकेट में ए टू जे लिख दो। ए टू जे बच्चों को ये कंफ्यूज हो गया है। देखो, मैंने उस हिसाब से नहीं बताया था, समझाने वाले के हिसाब से, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि अगर नॉर्दर्न ईस्ट के स्टेट के नाम आते, क्योंकि सब नहीं आते उसमें, वो पूछता नॉर्थ ईस्ट वालों के है, यानी कौन से राज्य आर्टिकल 371 के ए टू जे कर लेना उसको, ठीक है, के अंदर सम्मिलित होते हैं या नहीं होते। उसमें 2 छोड़ देना कहता नॉर्दर्न ईस्ट के, एक मेघालय एक त्रिपुरा, बाकी 5 तो वहाँ के हैं नॉर्दर्न ईस्ट के। इसके अलावा होने को तो आंध्र प्रदेश का प्रावधान है, गोवा का प्रावधान है, तो ये स्टेट भी आते हैं। तो आर्टिकल 371 के ए टू जे, इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे आपके, वो लिख लो। सबसे पहले लिख लो आप नागालैंड, दूसरा आसाम, तीसरा मणिपुर, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। दोनों एपी हो गया, ध्यान रखना, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा जो आपका आता है सिक्किम, मिजोरम और गोवा, ठीक है, ये आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट। ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लिखाया था, उसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नॉर्दर्न ईस्ट के कौन से स्टेट आते हैं उसमें, ठीक है, बाकी फालतू की चीज में नहीं देखनी है। अगला देखो, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना किस केस में आई थी? देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना, ये इन राज्यों का विशेष प्रावधान है, ठीक है, इनके लिए कुछ स्पेशल उसमें प्रोविजन किए गए। देखो, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना आई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती केस, ठीक है, इसमें आई थी किसकी संकल्पना? मूल ढांचा। और ये मूल ढांचे को कौन डिफाइन करता है? लिखो, संविधान के मूल ढांचे को कौन परिभाषित करता है? संविधान के मूल ढांचे को कौन परिभाषित करेगा? सुप्रीम कोर्ट।
यानी उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ आप समझे नहीं होंगे। मूल ढांचे का मतलब ये 1973 का केस है, ठीक है। 1973 में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब चला था कि संसद जो है संविधान में किस हद तक चेंजेस ला सकती है, परिवर्तित कर सकती है। तब ये संकल्पना आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन करे, लेकिन उसके मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तो लोगों ने पूछा भाई मूल ढांचे को हम कैसे डिफाइन करें, किसको माने कि मूल ढांचा ये है या ये नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मूल ढांचे को डिफाइन करना उसका काम है। मोटा मोटा अनुमान लगा लो, अब राष्ट्रपति का पद आप खत्म नहीं कर सकते हो, आप कैबिनेट खत्म नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कि भारत के राज्यों की व्यवस्था ही बदल दो, आप ये नहीं कि जो भारत में सिस्टम है, लोकतंत्र है, उसको खत्म करके अध्यक्षतात्मक कर लो, ये मूल ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकते ना, छोटे मोटे चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सेवानिवृत्ति आयु लिख दो, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु ये कितनी है, 65 ईयर, यानी 65 वर्ष तक की ये आयु इनकी होती है सेवानिवृत्ति की। ये पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, इसके बाद जो क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, अभी बताता हूँ, ठीक है। इसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया है, लिखो अमेरिका से लिया गया है। और इसके लिए जो बेसिकली मूल आर्टिकल हैं 13, 32 और 226, ये 3 आर्टिकल इसमें बेसिकली दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, देखो ब्रैकेट में आर्टिकल लिखना, ठीक है। देखो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, ये कहीं भी संविधान में इसका डिफाइन नहीं किया गया, यानी इसको परिभाषित नहीं किया गया कि हम किसको न्यायिक पुनर्विलोकन के अंदर रखेंगे। ये अप्रत्यक्ष रूप से इन आर्टिकल में दिखते हैं, इनडायरेक्टली, यानी जो रेट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो सब के सब एक प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन है। अब देखो इसमें क्या होता है, न्यायपालिका किस चीज की जांच करती है कि जो संसद ने या जो राज्य विधानसभाओं ने कानून बनाए हैं क्या वो संविधान के संगत हैं या नहीं है, कहीं उससे संवैधानिक चीजों का हनन तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार हनन हो रहे हैं, यानी कोई भी चीज संविधान के खिलाफ तो नहीं है या उसके कानून की जांच करता है, तो उसी को बोलता है न्यायिक पुनर्विलोकन। यानी संसद द्वारा या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच, यानी इसको लिखो। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया न्यायिक पुनर्विलोकन को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे, फिर क्या करोगे, 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहां पर एक पॉइंट लिखो, विधान संसद ऑब्लिक विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की या कानून की संवैधानिकता की जांच, कहीं से संवैधानिक हनन तो नहीं हो रहा है, संवैधानिकता की जांच अगर हो रही है तो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ठीक है। ये परिभाषा के रूप में। अगला आपको लिखना है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्विलोकन, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय का क्या कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। आर्टिकल 137 में देखो इसमें क्या है, ये चीज अलग है। ये किसी बच्चे ने एक बार जब मैंने पहले पढ़ाया था कमेंट लिखा था, सर ये भी तो आता है उसमें, ये चीज अलग है। इसमें क्या होगा, संसद द्वारा या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच न्यायालय करता है, जबकि न्यायिक सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय, जो उसने निर्णय दे दिया उसको भी रिव्यू कर सकता है, उसको भी चेक कर सकता है, पुनरावलोकन, वो आर्टिकल 137 है, वो इससे अलग है, ठीक है। उसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन लिखना है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 32 के तहत, हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226 के तहत। लिखो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226, ठीक है। आर्टिकल है 2 के 2, ये आर्टिकल लिख देना आप, सुप्रीम कोर्ट रिट और हाई कोर्ट रिट किससे जारी करता है। अगला लिखो, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किन न्यायाधीशों से मानी जाती है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किन न्यायाधीशों से मानी जाती है, यानी भारत में जनहित जो याचिका होती है, ठीक है, PLI जिसको बोलते हैं। लिखो भारत में जनहित याचिका, ये जो हुई थी 1970 और 80 के दशक में हुई थी, लगभग 1969-80 के टाइम पे ये शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अब इसका कोई ईयर नहीं होता है बच्चों, ये तो इनिशिएटिव है ना, कब से न्यायालय एक्टिव हुआ इस मामले में, ये दशक है इसका, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, 2 नाम लिखो, न्यायमूर्ति VR कृष्णा और PN भगवती। न्यायमूर्ति जस्टिस
VR कृष्णा, VR कृष्णा और जस्टिस PN भगवती, इनके द्वारा इसकी शुरुआत को माना जाता है। ठीक है, अगला लिखो, ये न्यायिक सेक्शन। अगला लिखो, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में विधि या तथ्य से संबंधित सलाह ले सकता है। आर्टिकल 133 लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधि ऑब्लिक तथ्य सलाह, कोई कानून से संबंधित सलाह ले सकता है। यह है आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, 143। ठीक है, और आज के दिन के जो अंतिम क्वेश्चन है वो लिखो, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास क्षेत्राधिकार हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय कर सकता है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस पॉइंट को, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, यानी कौन कौन से क्षेत्राधिकार है। पहला लिखो आर्टिकल 131, यह है प्राथमिक क्षेत्राधिकार, प्राथमिक क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? प्राथमिक क्षेत्राधिकार का मतलब यहां पर जो अपने आप में निर्णय है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच पंगा हो गया, या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी कानून को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, तो वहां पर निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक क्षेत्राधिकार को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा लिखो अपीली क्षेत्राधिकार। क्या लिखोगे? अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली मतलब होता है जब आप अपील करोगे तब जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 132, 33, 34 और 34, 136, 132, 130 आर्टिकल नहीं आएगा, 34 और 36 इस टाइप के। ठीक है, आर्टिकल नहीं आएगा। और तीसरा लिखना है आपको सलाहकारी, जो सलाह वाला है, यानी राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति से सलाह ले भी सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है दोनों के लिए। 43। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये 3 के 3 जो पॉइंट हैं सलाहकारी वगैरह वाले, और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की क्रैश कोर्स की क्लास। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा निराशा लग रही होगी, उत्तराखंड ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर रहे हैं सर। नहीं करेंगे, मुझे पता है कि सिलेक्शन आपको उत्तराखंड हिंदी देगा, तब तक उत्तराखंड के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, कंप्यूटर के नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि हमारा मेजर सेक्शन हिंदी और ये भूगोल वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास बहुत समय है, आप टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।